आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बस्ती या बस्ती कर्म कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम बस्ती आज हम देखने वाले हैं। बस्ती में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, तो देखिए बस्ती में ही हमको यहाँ पे जो हमने पहले से लिख रखा है, जैसे कि हम इसमें इस वीडियो में हम परिचय देखेंगे। ठीक है, परिचय के बाद हम इसमें उपयोगिता देखेंगे। परिचय के अंदर ही निष्पत्ति, शब्द की निष्पत्ति कैसे होती है, परिभाषा देखेंगे, महत्व देखेंगे और बस्ती यंत्र देखेंगे, जिसमें कि बस्ती पुटक और नेत्र और बस्ती के कितने प्रकार होते हैं। ये जो 4 पॉइंट है आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है परिचय का। तो बस्ती का परिचय क्या है, तो उसमें बताया जाता है कि पंचकर्मा का विशिष्ट स्थान है। ठीक है, उसी पंचकर्मा में बस्ती चिकित्सा एक ऐसा अविज्ञेय महत्वपूर्ण स्थान है। कहने का अर्थ ये है कि पंचकर्मा में जो आयुर्वेद में पंचकर्मा है वो एक विशिष्ट है, विशेष है, और उसके साथ ही बस्ती इसमें सबसे विशेष है, क्योंकि आपको पता है कि अर्ध चिकित्सा मानी जाती है बस्ती को। ठीक है, और कई लोग इसे संपूर्ण चिकित्सा भी बोलते हैं। तो देखिए बस्ती की निष्पत्ति या शब्द निष्पत्ति कैसे आती है, तो देखिए वह शब्द, इसका मतलब होता है निवास करने के अर्थ में, या फिर आच्छादन करने के अर्थ, या फिर सुगंधी करकता के अर्थ में उपयोगी है। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज़ याद रखिए कि वास करने के अर्थ में, मतलब ये वास करने का अर्थ, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है बस्ती जो शब्द है वह क्या है, वह पुल्लिंग है। ठीक है, बस्ती जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो बस्ती जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पे ये कौन से प्रत्यय से बना है, तो यहाँ पे वस प्रत्यय, वस में तिच प्रत्यय से बना है। ठीक है, बस्ती जो मूत्र को आवरण करता है। ठीक है, और यहाँ पे बता भी दिया है कि यहाँ पे पुल्लिंग और यहाँ पे जो तच प्रत्यय है उसका क्या मीनिंग हो गया कि जो मूत्र को आवरण करता है। बस्ती को नाभि के अधोभाग में रहने वाले मूत्रधर स्थान के लिए तथा औसत दान के साधन के लिए प्रयुक्त है। जो बस्ती होती है वो अधोभाग में होती है और ये औसत दान के साधन के लिए प्रयुक्त है। ठीक है, उसके बाद आती है कि बस्ती की निरुक्ति क्या होती है। ठीक है, तो हम अब बस्ती की निरुक्ति देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे बस्ती ना दीयते इति बस्ती, ये कहा है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान। ठीक है, सूत्र स्थान में। ठीक है, तो 19वां श्लोक है पहले चैप्टर का। इसका मतलब होता है कि जो प्राणियों में मूत्राशय के द्वारा औषधि का अभ्यंतर प्रविष्ट कराना ही बस्ती कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए बस्ती की परिभाषा क्या होती है। तो बस्ती परिभाषा में बस्ती वह प्रक्रिया है जिसमें गुद मार्ग से औषध सिद्ध क्वाथ, क्षीर, मांस, रक्त द्रव्यों का पक्वाशय में प्रविष्ट किया जाता है, उसे बस्ती कही जाती है। ठीक है, तो गुद मार्ग से कोई भी चीज़ें प्रविष्ट की जाएंगी तो उसे बस्ती कही जाएंगी। उसके बाद है कि यहाँ पर प्रायः शब्द प्रयोग कारण गुद मार्ग के अतिरिक्त मूत्र मार्ग और अपत्य पथ में भी बस्ती दी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे मूत्राशय और यहाँ पे गुद मार्ग, वैसे तो गुद मार्ग ही से ही हम निरूह और अन्वाषण बस्ती देते हैं, लेकिन जो उत्तर बस्ती दी जाती है वो मूत्र मार्ग से दी जाती है। और अपत्य पथ इसलिए कहा गया है क्योंकि व्रण में हम अपत्य पथ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर होता है। फिर इसके बाद जो है देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि जो व्रण में भी जो बस्ती दी जाती है जिसे व्रण बस्ती कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार पक्वाशय में, मेड्र से मूत्र मार्ग में, योनि से गर्भाशय में और व्रण मुख से व्रण में बस्ती दी जाती है। तो यहाँ पे बता दिया गया है। इसके बाद है कि प्राचीन काल में पहले के टाइम पे हम गाय, बैल आदि, भैंस आदि की बस्ती का प्रयोग करते थे, लेकिन नाउ एडे मतलब अब के टाइम पे हमारे पास जो प्लास्टिक की थैली आदि चीज़ें मतलब अब उपयोग में ली जाती हैं। तो उस टाइम पे ये सब बताया गया है कि प्रसरण थैली के रूप में किया जाता था, जिससे यह कर्म बस्ती कहा जाने लगा और उसी को बस्ती मानते थे। उसके बाद है कि जो बस्ती नाभि प्रदेश, कटी, पार्श्व, कुक्षी में जाकर संपूर्ण मल संघात को आविडोलित कर शरीर को स्निग्ध कर मल तथा दोष के साथ आसानी से निकल जाती है, उसे बस्ती का सम्यक योग जानना चाहिए। तो इसको बस्ती का सम्यक योग कहा गया है। और बस्ती की परिभाषा भी यही होती है
क्या होती है बस्ती की परिभाषा? तो नाभि प्रदेश कटी पार्श्व कुक्षी गत्वा साकृत दोष चय वैडोल्यः सा स्नेह काया सा पुरीश दोषा सा स्नेह काया सा पुरीश दोषा सम्यक सम्यक सुखनेति या सम्यक सुखनेति च या शा बस्ती। तो इसे कहा गया है बस्ती के रूप में। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है और उसी का वो हिंदी में नीचे दिया हुआ है कि नाभि कटी पार्श्व कुक्षी, इनमें क्या होता है? गत्वा साकृत दोष, साकृत मतलब जो दोष हैं उनका संघात करके, विडोल मतलब विडोलित करके उसे, शरीर को स्निग्ध बनाकर, सा स्नेह काया मतलब शरीर को स्निग्ध बनाकर, और सा पुरी से दोषा मतलब दोषों के साथ सुख की अनुभूति करवाते हुए बस्ती जो है वो रोग को निकालती है या दोषों को निकालती है। ठीक है, उसके बाद है कि बस्ती कर्म का चिकित्सार्थ महत्व। और देखिए इम्पॉर्टेंट ऑफ बस्ती, तो इसमें इसे अर्ध चिकित्सा भी कहा गया है या फिर चिकित्सा अर्ध में महत्व। देखिए अर्ध चिकित्सा भी इसे कहते हैं और कई लोग इसे पूरी चिकित्सा भी मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया गया है उसको हम देखते हैं कि बस्ती जो है वातज रोगों में सर्वोत्तम चिकित्सा है। ठीक है, वातज रोगों में यह सर्वोत्तम चिकित्सा मानी गई है। साथ में पित्तज, कफज, संसर्गज और सन्निपातज और रक्तज रोगों में भी हितकारी है, इसलिए इसको हम सर्वोत्तम चिकित्सा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि महत्व क्या क्या है। तो देखिए महत्व में ही अलग अलग आचार्यों ने क्या क्या बताया है। तो आप श्लोक को रीड करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन श्लोक से उतना ज़्यादा आपको मतलब जो आपको समझने की चीज़ें हैं वो आपको हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी और उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे श्लोक का वो रहेगा, रिक्वायरमेंट होगा, वहाँ हम श्लोक को भी बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि शाखा, मर्म और कोष्ठ इन तीनों मार्गों में होने वाले रोग का प्रसार करने में वात प्रमुख है। ठीक है, वात जो है प्रमुख है, क्योंकि स्वेद, मल, मूत्र, पित्त, कफ आदि के स्नेहन, संहन तथा विक्षेपण का कार्य वायु ही शरीर में करता है। उस वायु के लिए बस्ती सर्वोत्तम चिकित्सा कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वायु के लिए है वो सर्वोत्तम चिकित्सा कौन सी हो जाती है? वो हमें पहले से पता है कि वो हो जाती है हमारी बस्ती। और फिर शरीर या मन में आधे से अधिक रोग वात के कारण होते हैं तथा दूसरे दोषों में होने वाले जो भी रोग होते हैं उसमें वात एक सहकारी कारण है। मतलब वात के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कहा जा रहा है कि वात की चिकित्सा करना भी एक दुष्कर कार्य है। यह प्रबलतम वात दोष की चिकित्सा बस्ती कर्म द्वारा की जाती है, अतः बस्ती को चिकित्सा अर्ध कहा गया है तथा कुछ बस्ती को संपूर्ण चिकित्सा भी कहते हैं। या तो ये अर्ध चिकित्सा मानी जाती है और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसको संपूर्ण चिकित्सा मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपको इसमें इस श्लोक में आपको क्या याद रखना है। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ये जो लास्ट लाइन है कि इसमें देखिए तस्मात् चिकित्सित अर्थ, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड थोड़ा सा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें अर्ध चिकित्सा के बारे में उन्होंने बोला है। या फिर यहाँ पे सर्व चिकित्सम अपि, तो यहाँ पे ये जो कहा गया है उसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इसमें अर्ध चिकित्सा और सभी मतलब संपूर्ण चिकित्सा के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद है कि बस्ती कर्म की स्वास्थ्य व आतुरों में उपयोगिता। अब किन में कौन से आतुरों को ये जो बस्ती कर्म है उनमें दी जाती है। तो देखिए इसमें कौन कौन से आतुरों को दी जाती है। तो देखिए अनेक औषधियों के प्रयोग या अनेक औषधियों के सहयोग के कारण बस्ती दोषों का शोधन करती है, समशमन करती है, मलों की संग्राही भी होती है। क्षीण शुक्र वाले आतुर का शुक्र भी बढ़ाती है, जिनका शुक्र जो है क्षीण हो गया हो उनका भी बढ़ाती है। कृष को स्थूल बनाती है और स्थूल को कृष बनाती है। देखिए दोनों चीज़ करती है, मतलब बृहण करने अपतर्पण और संतर्पण दोनों ही कार्य करती है। नेत्र की ज्योति बढ़ाती है, वह स्थापन करती है, बुढ़ापे को देर से लाती है, व्रण को उज्ज्वल करती है एवं आयुष को
कायम रखकर आरोग्य की वृद्धि करती है। तो ये सब जो है ये बस्ती के महत्व में या बस्ती के कार्य में आते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें बस्ती के लाभ मिलते हैं हमें, ठीक है। उसके बाद है देखिए कि निरूह बस्ती वह स्थापन करती है, तो ये हमें पता है। अर्थात धातुओं को दृढ़ कर ज्वर अवस्था को रोकने में सहायक है, आयुष्य को बढ़ाती है, अग्नि मेधा को तीक्ष्ण करती है, स्वर को प्रसादित करती है, वर्ण का प्रसादन करती है, बालकों में, वृद्ध में, शिशुओं में, सभी में बिना रुकावट दिया जा सकता है, युक्तिपूर्वक उपयोग करने में सभी रोगों को दूर करती है, मल, वात, पित्त, कफ, मूत्र सभी संशोधन करती है, शरीर में दृढ़ करती है, शुक्र और बल की वृद्धि करती है और संपूर्ण शरीर में स्थित दोष संचय को बाहर निकालती है, संचय कर बाहर निकालती है। देखिए इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो लाभ पहुंचाती, जो हमारी जितनी भी बस्तियां हैं वो क्या क्या लाभ है कि हम किसी भी इससे व्यय स्थापन होता है सबसे पहला। दूसरा आयुष, मतलब आयु को बढ़ा सकते हैं अपनी, ठीक है। आयु को मतलब स्थिरता प्रदान करती है। साथ में है कि अग्नि और मेधा को तीक्ष्ण करती है, स्वर को प्रसादन करती है, वर्ण प्रसादन करती है, बालक, वृद्ध, शिशुओं किसी में भी ये बिना रुकावट के दी जा सकती है और फिर सभी रोगों को दूर करती है। क्योंकि जो सबसे मेन है वो प्रबल होता है वात ही जो है वो गमन करवाता है किसी भी दोष को। तो इसलिए अगर ये वात को कर रही है, वात की चिकित्सा कर रही है, तो मतलब अर्ध चिकित्सा मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि हर जितने भी हमें दोष हैं, जो हमारे 3 दोष हैं, 3 दोष में जो वायु है वो जैसे कि हम जानते हैं कि इसके बाद देखिए कि जो हमारा नेक्स्ट में क्या है कि आचार्य चरक ने अनुवासन की प्रशस्ति करते हुए कहा है कि यह वर्ण और बल को बढ़ाता है। तो सबसे पहली बात हो गई कि यह बल और वर्ण को बढ़ाता है। वात को दूर करने के लिए तैलदान के अतिरिक्त कोई भी श्रेष्ठ उपाय नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आचार्य चरक कहते हैं कि कोई भी श्रेष्ठ उपाय नहीं है, मतलब वात की अगर आपको चिकित्सा करनी है तो उसके लिए तैल बहुत ही जरूरी है। जैसे कि तैल स्निग्धता से वात की रुक्षता को दूर करता है, गुरुता से वात की लघुता को और उष्णता से शैत्य दूर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे शीतलता को दूर करता है, मन का प्रसादन करता है ना। उसके बाद है हमारा कि बल वर्ण और वीर अग्नि को बढ़ाता है, तो इसलिए इसे देने को कहा गया है। जबकि उन्होंने काश्यप संहिता में काश्यप ने बताया है कि शिशुओं तथा बड़ों के लिए बस्ती अमृत के समान गुणकारी है। तो इसको आपको याद रखना चाहिए कि किसने बोला है अमृत के समान, तो बस्ती कर्म अमृताम यथा। तो इसको आपको याद रखना चाहिए कि काश्यप ने बोला है बस्ती जो है वो अमृत के समान है, ठीक है। इसके बाद जो है कि जिस प्रकार सूर्य चरक संहिता में ही हमें सिद्धि स्थान में एक श्लोक है जिसे आप देखिए कि जिस प्रकार सूर्य आकाशचारी होते हुए भी पृथ्वी के रस को अपनी शक्ति द्वारा खींच लेता है, उसी प्रकार पक्वाशय में स्थित बस्ती के औषध अपने वीर मतलब शक्ति के द्वारा पैरों के तलवे से लेकर सिरों के समस्त दोषों को खींच कर निकाल देता है। मतलब जिस प्रकार जैसे सूर्य है वो हमारे धरती से रस का अपनी शक्ति द्वारा उसे अचूषण करता है, उसी प्रकार ये भी क्या करती है कि हमारे पैरों के तलवों से सिर के समस्त दोषों को खींचकर निकाल देती है, ठीक है। उसके बाद है कि देखिए जो पुरुष विधि पूर्वक, तो यहाँ पे 18 × 18 है, ठीक है। तो इसको जब आप करेंगे तो ये होगा 324, ठीक है, 324 बस्तियों का सेवन करता है। अगर इतनी बस्तियों का सेवन करता है, हम 18 बस्तियाँ पढ़ेंगे तो वो क्या लाभ होगा उसमें, तो देखिए उसकी बुद्धिमान, निरोगी, दीर्घायु, श्रुतधर, पाप रहित, घोड़े के समान बलवान, हाथी के समान शक्तिमंत, ठीक है, और स्थिर बुद्धि वाला, इंद्रिय प्रखर अग्निबल युक्त होता है, ठीक है। जो इतनी बस्तियां ले जाता है, मतलब 18 बस्तियों को 18 बार लेता है उसके लिए, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बस्ती यंत्र, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है बस्ती यंत्र, इसी के अंदर हमारा 2 चीज़ें आएंगी, एक होगा बस्ती नेत्र और दूसरा होगा बस्ती पुटक, ठीक है, जिसे हम बस्ती भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जो बस्ती नेत्र होता है, ठीक है, जो बस्ती नेत्र है उसे नालिका भी कहा जाता है, ठीक है।
जिस भाग द्वारा गुद में प्रविष्ट कर दी जाती है उसी को हम बस्ती नेत्र कहते हैं। ये किस किस धातु का बना हो सकता है, तो उस धातु का जैसे कि सोने का, ठीक है, सोने का, चांदी का, तांबे का, कांस का, पीतल का, रांगा का, अस्थि का भी हो सकता है, आदि की बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला वर्ड ये है कि सुवर्ण रौप्य, ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद है कि यह जो है अभी के टाइम पे मतलब वर्तमान काल में ये किस किस उसमें मिल रहा है, तो देखिए वर्तमान काल में यह स्टील का बना हुआ मिल सकता है, पीतल का बना हुआ मिल सकता है, प्लास्टिक का, इनका भी यूज़ नलिका के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। तो यह भी एक प्रकार की नलिका है। इसके बाद जो है इसकी जो नलिका होती है वो कैसी होती है, तो गौ पूछ आकार, इसको आपको मेनली याद रखना है कि इसकी जो नलिका होती है वो किस आकार की होती है, तो गौ पूछ आकार, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है कि मोटाई, और मोटाई कैसी होती है, तो उतार चढ़ाव वाली होती है। जैसे कि गौ पूछ कैसा होता है, तो देखिए गौ पूछ ऐसा कुछ होता है, ऐसा, तो ऐसा ही हमको मानना है, ऐसा गौ पूछ होता है इस टाइप का, ठीक है, तो ऐसा हमको मानना है, ठीक है। उसके बाद जो है मूल भाग, जहाँ पे पुटक बांधा जाता है, ठीक है, जहाँ पे पुटक बांधा जाता है हमारा, तो उसको क्या बोल रहे हैं, तो जहाँ पे पुटक बांधा जाता है वो अंगुष्ठ, अंगुष्ठ जितना बड़ा अंगुष्ठ होगा उस रोगी का उतना बड़ा होना चाहिए, उतनी मोटी होनी चाहिए, और जो अग्रभाग है वो कनिष्ठिका उंगली जैसी पतली होनी चाहिए। तो देखिए ये जैसे कि ये हमारी बस्ती है और ये हमारा नेत्र है, अगर ऐसा कुछ नेत्र है अगर हमारा, तो इसमें हमें कैसे वो करना है, तो देखिए ये जो भाग है, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये कैसा होना चाहिए, अंगुष्ठ आकार का, और ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला होना चाहिए कनिष्ठिका का, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ बताई गई है ये यहाँ से क्लियर हो जाती है हमको, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट में क्या है कि आचार्य चरक ने बस्ती नेत्र के छिद्र का प्रमाण बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 से 6 वर्ष तक के लिए मूंग के बराबर जो मूंग है वो प्रविष्ट हो जाए, ठीक है। जो हम बस्ती नेत्र के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसमें जो है मूंग जो है वो प्रविष्ट हो जाए 1 से 6 वर्ष तक के लिए। जो 8 वर्ष वाले हैं उनमें उड़द, जो 8 से 16 वर्ष के हैं उनमें मटर, और जो 16 से 25 वर्ष के हैं उनमें फूले हुए मटर, ये प्रविष्ट हो जाने के बराबर उन्होंने बताया है कि इतना उसका प्रमाण होना चाहिए। तो देखिए ये प्रमाण आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ब्रेथ है, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पे जो है ये ब्रेथ आप समझ सकते हैं कि ये जो ब्रेथ है इसे बताया गया, उसके बाद इसकी लंबाई बताई जाएगी कि ये कितना लंबाई होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए उसके बाद है बस्ती नेत्र का प्रमाण, ये भी चरक अनुसार ही है, ये भी आयु के अनुसार ही है। तो नेत्र की अब लंबाई कैसे होनी चाहिए, तो जो हम बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये तो ब्रेथ हो गया, अब हमें लंबाई देखना है कि लंबाई कितनी होनी चाहिए उसकी, मतलब लेंथ, ठीक है। तो देखिए 6 वर्ष का जो होगा उसे 6 अंगुल, जो 12 वर्ष का होगा उसे 8 अंगुल, जो 20 वर्ष के ऊपर होगा उससे 12 अंगुल। अब इसे किया कैसे जाता है कि अगर मान लीजिए कोई 7 वर्ष का हुआ तो उसे हम कैसे पता लगाएंगे कि 7 वर्ष में कितना करना है, तो इसके लिए जो एक विशेष चार्ट है उसके रूप से हम पढ़ेंगे। तो देखिए उस चार्ट में कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको याद रखना है, सिर्फ 2 ही चीज़ें याद रखनी है। तो वो मेन क्या है, 2 चीज़ें, तो देखिए जो 2 चीज़ें हैं उसमें जो हमको याद रखना है वो है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 6 वाले हैं वो 3 हैं, ठीक है, और जो 7 वाले हैं वो भी 3 हैं। मतलब इसको आप 1/3, 2/3 के भाग में बांटेंगे, ठीक है, लेकिन आप जो है बाकी किसी को नहीं बांटेंगे। तो इसे आपको याद रखना है कि 1 से 6 मतलब 6 वर्ष से आपको 6 अंगुल से चालू करना है, फिर 6 1/3, फिर उसके बाद 8 में 6 2/3, और 9 में तो फिर 7 हो जाएगा, 10 में फिर 7। ये जो है ये नेत्र की लंबाई है पूरी की पूरी, ठीक है। तो इसमें आपको मेनली क्या याद रखना है कि 6 और 7 में हमें 3 भागों में बांटना है, और यहाँ पे आप एक तरह से लिख लीजिए पूरे के पूरे 20 तक, जैसे कि यहाँ पे 6 से 1 से 6, उसके बाद 7 8 9 10 ऐसे करके एक लाइन से लिख लीजिए आतुर का वह। उसके बाद नेत्र की लंबाई हमें कैसे लिखना है, तो 6 1 से 6 वर्ष में। उसके बाद आप यहाँ पे पहले ही लिख लीजिए कि हमें 12 वर्ष में 8 अंगुल होना चाहिए, तो यहाँ पे 12 वर्ष में डायरेक्टली आप 8 अंगुल लिख लीजिए, और फिर यहाँ पे 20 वर्ष के ऊपर जो है वो 12 अंगुल होना चाहिए, या 20 वर्ष तक हमें 12 अंगुलों करना है। तो इसे आप लिख करके उसके बाद आप यहाँ पे 6 और 7 के लिए 3 बारों करना है हमें, बाकी सब में आधा आधा बढ़ाना है। जैसे कि 8 जब 13 वर्ष हो जाएगा तो 8 में 8.5 अंगुल हो जाएगा,
14 वर्ष में 9 अंगुल हो जाएगा, 15 वर्ष में 9.5 अंगुल हो जाएगा, 16 वर्ष में 10 अंगुल हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसको करना है, इससे आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ याद रखना है कि 6 और 7 मतलब 6 जो है और 7 जो है, इसके साथ 6 और प्लस 7 में हमें 3 करने हैं, बाकी सब में 2 यूज़ करना है। 3 क्या करना है कि पहले वाले में 6 होगा, दूसरे वाले में 6 1/3, तीसरे वाले में 6 2/3, उसी प्रकार 7 1/3, 7 2/3, इस प्रकार रखना है। और बाकी जो है उसमें हमें 12 ईयर के बाद क्या करना है, 8 आधा, 8 एंड हाफ, 8 एंड हाफ, 9, उसके बाद 9 एंड हाफ, ऐसे करके बढ़ाना है। तो ये आपको याद हो जाएगा। बाकी जो ये है ये छिद्र का प्रमाण है कितना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि बस्ती, जो उत्तर बस्ती है वो थोड़ी सी उसको जो बताया गया है उत्तर बस्ती के बारे में, तो उससे देख लेते हैं हम। तो देखिए उत्तर बस्ती के बारे में क्या बताया गया है। उत्तर बस्ती के बारे में बताया गया है कि इसे पुष्प नेत्र की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो उत्तर बस्ती के नेत्र को विशिष्ट संज्ञा मतलब पुष्प नेत्र की संज्ञा दी जाती है, जिसे हम जाति पुष्प या चमेली का फूल या कनेर पुष्प, आपने ये सब देखा होगा, जो कि कैसा होता है, तो सीधा होता है और चिकना होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। अब इसकी लंबाई अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताई है, जैसे कि लंबाई जो है 12 अंगुल, ठीक है, लेकिन सुश्रुत ने बताया है 14 अंगुल पुरुष के लिए और 10 अंगुल स्त्री के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सुश्रुत ने 14 अंगुल और 10 अंगुल बताया है। ठीक है, जो नेत्र का छिद्र होना चाहिए वो सरसों के आकार का पुरुष के लिए और मूंग के समान स्त्री के लिए, ये बताया है सुश्रुत ने। ठीक है, इसके बाद जो है कि बस्ती, व्रण बस्ती नेत्र प्रमाण, इसके लिए भी अलग होगी। ठीक है, तो देखिए लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 8 अंगुल, यहाँ पे उन्होंने 8 अंगुल बताया, जबकि अग्र प्रमाण कैसा होना चाहिए, तो मूंग सदृश। ठीक है, तो ये बताया है। उसके बाद है कि नेत्र दोष कितने होते हैं, तो नेत्र दोष होते हैं 8 प्रकार के। जो नेत्र दोष हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार में भी कौन कौन से होते हैं, तो देखिए हस्व दीर्घ तनु स्थूलम जीर्णम शिथिल बंधनम पार्श्वम छिद्रम तथा वक्रम अष्टौ नेत्राणी वर्जयेत। ठीक है, यही जो 8 दोष हैं इन्हीं को बताया गया है। अब ये 8 दोष कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहला है हस्व, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है तनु, चौथा है स्थूल, पांचवा है जीर्ण, छठवा हमारा शिथिल बंधन, पार्श्व छिद्रम और वक्र मतलब टेढ़ा। ठीक है, तो ये जो है ये 8 जो होते हैं ये हमारे बस्ती दोष होते हैं। ठीक है, और इनसे होता क्या है ये अष्ट दोषों से, तो देखिए अप्रत्यत मतलब अगर छोटा हो गया, ठीक है, ये जो बस्ती के नेत्र के दोष हैं कि अगर छोटा हो गया, ठीक है, अधिक लंबा हो गया, पतला हो गया, मोटा हो गया ज़्यादा, जीर्णता मतलब जीर्णता का मतलब पुराना हो गया, ठीक है, तो उससे कट लग जाएगा हमारे गुद प्रदेश में। शिथिल बंधन, बंधन का ढीला होना, ठीक है, पार्श्व में छिद्र, अगर पार्श्व में छिद्र हुआ तो उसका स्राव हो जाएगा। साथ में अगर वक्रता टेढ़ा हो गया तो उस जगह पे व्रण आदि बनने का। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद है कि बस्ती पुटक व बस्ती पुटक के दोष क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो बस्ती पुटक, तो देखिए यह वह भाग है जिसमें बस्ती दी जाने वाली औषध रखी जाती है। ठीक है, और प्रसरणशील थैली की तरह होती है। प्राचीन काल में पशुओं की मूत्राशय से बनाया जाता था, लेकिन अब रबर से बनाया जाता है, मतलब रबर या प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसे फुटबॉल का ब्लैडर भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद है कि इसमें करते क्या है, तो बस्ती पुटक ले करके उसमें औषध भर दी जाती है और बस्ती नेत्र को उसके अग्रभाग में कर्णिका से जोड़ लिया जाता है। ठीक है, और धागे से अच्छी तरह दोनों को बांध लिया जाता है ताकि बस्ती देते टाइम वो औसत जो है सामान्य रूप में अंदर की ओर जाए। सामान्य दाब से लगातार अल्प बस्ती दी जाती है, जब तक कि कब तक दी जाती है, जब तक कि दबाकर बस्ती दी जाती है, जब तक कि शेष मतलब जो बस्ती द्रव्य है वो बहुत थोड़ा सा बचे तब तक दी जाती है। ठीक है, उसके बाद बस्ती पुटक के क्या क्या दोष होते हैं, तो देखिए इसमें जो दोष बताए जा रहे हैं कि विषम मांसल छिन्न, स्थूल जालिका वातला, स्निग्ध क्लिन्नश्चा तान अष्टौ। ठीक है, स्निग्ध क्लिन्नश्चा तान अष्टौ बस्ताने कर्मसु वर्जयेत। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे देखें तो ये पहला विषम, मांसल, छिन्न, स्थूल, जालिका, वातला, स्निग्ध और जो 8वां है वो क्लिन्न, ये 8 हमारे दोष हो जाते हैं।
ठीक है। फिर इसी को मॉडिफाइड रूप में आजकल जो दिया जा रहा है मॉडर्न में, उसको हम मॉडिफाइड में क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो अभी क्या हो रहा है, एनिमा सिरेंज, जो सिरेंज आता है उसका यूज़ हो रहा है, प्लास्टिक सिरेंज यूज्ड फॉर स्नेह, अनुवासन एंड मात्रा बस्ती, ठीक है, एज ए पुटक, ठीक है। कैथेटर यूज़ हो रहा है जो कि रबर का बना हुआ होता है स्नेहन, अनुवासन और इस बस्ती के लिए, ठीक है, एज ए नेत्र नलिका। और एनीमा पॉट जो आता है वो प्लास्टिक मेड फॉर एनीमा पॉट फॉर निरूह बस्ती, निरूह बस्ती के लिए ये दिया जा रहा है। उसके बाद है बस्ती के प्रकार कितने होते हैं। तो बस्ती के प्रकार देखते हैं। तो देखिए बस्ती के प्रकार हमें पता है कि 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए सामान्यतः द्वयविधो बस्ती भेदो, यहाँ पे द्वयविध ऐसा कह रहे हैं कि द्वयविध, लेकिन यहाँ पे जो सुश्रुत है उन्होंने क्या बताया है, देखिए निरूह स्नेह, ठीक है, उन्होंने 2 विधि बस्ती ही बताया है, ठीक है, सुश्रुत ने चिकित्सा में, ठीक है। जबकि देखिए चरक ने बताया है 3, कौन कौन से, निरूह, अनुवासन निरूह और उत्तर बस्ती, ठीक है। और जो है हमारे अष्टांग हृदय उन्होंने भी 3 बताया है, अनुवासनम, आस्थापनम, अनुवासन, और यहाँ पे है उत्तर बस्ती, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने 3 बताए हैं, जबकि सुश्रुत ने 2 बताए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। बस्ती जो है 3 प्रकार की है, अनुवासन, निरूह और उत्तर बस्ती। उसके बाद है प्रयोग अनुसार जो त्रिविध बस्ती बताई गई है वो है उत्क्लेशन, समन और शोधन, ठीक है, वो अष्टांग हृदय ने बताया। उसके बाद है अधिष्ठान भेद से। अधिष्ठान भेद से तो कौन कौन से अधिष्ठान होते हैं जहाँ से हम बस्ती देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो 4 भेद से बताया गया है। 4 भेद में कौन कौन सा है, तो एक है पक्वाशयगत, एक है गर्भाशयगत, एक है मूत्राशयगत और एक है व्रणगत। जबकि जो गर्भाशय और जो मूत्राशय है उसे आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि मूत्र मार्ग या योनि मार्ग जो है उससे दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा कि पक्वाशयगत जो है ये गुद मार्ग से दी जाने वाली जो बस्ती है औषध द्रव वो है पक्वाशयगत। जो गर्भाशयगत है वो गर्भाशय में अपत्य पथ से गर्भाशय में औषधों को पहुंचाने ही गर्भाशय, ठीक है, और जो कि स्त्रियों के गर्भाशय में ही दी जाती है ताकि उनके दोषों को दूर किया जा सके। जो मूत्राशय है उसमें मेड्र और योनि, इन दोनों में औषध को पहुंचाने वाली बस्ती को हम उत्तर बस्ती कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है व्रणगत। व्रणगत जो होती है वो शोधन और रोपणार्थ के लिए द्रव्यों को पहुंचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कर्म काल योग भेद से उपयोगिता। तो देखिए कर्म काल और योग, जो कर्म बस्ती होती है उसमें 30 बस्तियों का निर्धारण है, जो काल है उसमें 16 बस्तियों का निर्धारण है, जो योग है उसमें 8 बस्तियों का निर्धारण। लेकिन ये 8 बस्तियाँ, 16 बस्तियाँ, 30 बस्तियाँ कैसे दी जाती हैं तो उसका मात्रा अनुसार उसको हम देखते हैं। तो देखिए जिसमें 30 बस्तियाँ हैं इसमें 30 बस्तियाँ होती हैं, जिसमें से जो पहली होती है वो अनुवासन बस्ती होती है, कर्म बस्ती की बात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद अनुवासन और निरूह जो कि एक के बाद एक दी जाती है। देखिए सबसे पहली जो बस्ती होती है उसमें पहली जो बस्ती है वो है अनुवासन बस्ती, ठीक है। अनुवासन बस्ती एक दे दी जाती है, फिर से अनुवासन बस्ती, फिर एक निरूह बस्ती, फिर एक अनुवासन, ये 12 बस्ती दी जाती है एक के बाद एक, ठीक है। और लास्ट में हम अनुवासन बस्ती देते हैं, कुल 30 बस्तियां दी जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें 18 अनुवासन और 12 निरूह दी जाती हैं, मतलब इनको अगर आप टोटल करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद है काल बस्ती। काल बस्ती में 16 बस्तियाँ होती हैं जिसमें कि एक अनुवासन, 6 फिर से अनुवासन और ये निरूह और फिर अनुवासन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक अनुवासन देने के बाद एक अनुवासन, फिर एक निरूह, फिर एक अनुवासन, फिर एक निरूह, ऐसा 6 क्रम से चलता है। उसके बाद लास्ट में 3 हम अनुवासन बस्तियाँ देते हैं जिससे कि 16 बस्तियाँ हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसे आपको याद रखना है कि आचार्य वाग्भट ने 16 के स्थान पर 15 बस्तियाँ बताई हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा आता है योग बस्ती। योग बस्ती में क्या बताया जाता है कि 8 बस्तियाँ दी जाती हैं। तो 8 बस्ती कैसे होंगी, तो 1 + 3 + 3 + 1, ठीक है, ये 6 और 1। तो यहाँ पे ये जो है ये अनुवासन बस्ती है, ये भी अनुवासन बस्ती है, ये निरूह बस्ती है और ये अनुवासन बस्ती है। तो इस प्रकार इन सबको आपको ऐसा तो करना है, तो इससे आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले एक कौन देंगे, अनुवासन बस्ती, फिर अनुवासन बस्ती, फिर निरूह बस्ती, फिर अनुवासन बस्ती, फिर निरूह बस्ती, फिर अनुवासन बस्ती, फिर निरूह बस्ती, फिर अनुवासन बस्ती लास्ट में, ऐसे करके हमको देना है। यहाँ पे देखिए काल जो बताया गया है वो कैसा है कि अगर कर्म की बात करें काल और योग, तो देखिए कर्म में 30 होती है, ठीक है, इसमें होती है 16 और इसमें होती है 8, ठीक। तो 8 वाले को आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि सबसे पहले हम देखिए
यहाँ पे ये जो है 1+3+3+1, इससे आप समझिए। तो देखिए ये जो है ये अनुवासन बस्ती है, ये भी अनुवासन बस्ती है, ये जो है निरोह बस्ती है और ये अनुवासन बस्ती है। ऐसे करके टोटल 8 हो जाते हैं जो कि योग के हैं। तो देखिए सबसे पहले अनुवासन बस्ती, फिर एक अनुवासन बस्ती, फिर एक निरोह बस्ती, फिर एक अनुवासन बस्ती, फिर एक निरोह बस्ती, फिर एक अनुवासन बस्ती, फिर एक निरोह बस्ती और लास्ट में एक अनुवासन बस्ती जो बस्ती है। ठीक है, तो इससे आपको समझना चाहिए कि अनुवासन के बाद निरोह क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो हमारा निरोह बस्ती होती है वो कसाय प्रधान या क्वाथ होता है, जिसमें कि पूरे शरीर से दोषों को निकाला जाता है। तो उस वजह से शरीर थोड़ा छीड़ हो जाता है, तो हमें स्नेहन की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे वात की विकृति भी होती है, इस वजह से हम हमारा अनुवासन बस्ती भी देते हैं, जो कि स्नेहन बस्ती दूसरा नाम है उसका। ठीक है, इसी प्रकार आपको तीनों को देखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में निरोह बस्ती से आगे पढ़ेंगे।